सभी लोगों को नमस्कार। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में, जहाँ पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटीज़ है, हम उसको कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने सिटीज़नशिप के ऑलरेडी जो पहले वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, इक्वल राइट्स, सिटीज़न और नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है। अगर आपने वो चीज़ अंडरस्टैंड अब तक नहीं करी है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, एक बार उनको समझ लें। और उसमें हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करी है, ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला रहेगा हमारा यूनिवर्सल सिटीज़नशिप, और उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है सिटीज़नशिप चैप्टर का, वो है ग्लोबल सिटीज़नशिप। तो उस चीज़ को भी हम कवर करेंगे। और तो इस तरीके से हमारा जो सिटीज़नशिप का चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनसीईआरटीज़ को ले लें साथ में, और जो इम्पोर्टेंट हाइलाइटेड पोर्शन है, आप उसको साथ-साथ में मार्क करते चलें। और साथ-साथ में आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कुछ एडिशनल वर्ड्स भी लिखे हैं, ताकि आपको एक ग्रेटर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो सके चीज़ों की। कुछ सर्टेन एग्जांपल्स के साथ में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हो, और उसको अपने जब आंसर हो, उस चीज़ से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन अगर हो, तो उसमें एज ए आंसर के फॉर्म में आप उसको ऐड कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स, जो कि सिंपल वही चीज़ें लिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड करी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा चीज़ें आप समझ सकते हो। तो फिर आप वो चीज़ भी आप अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। उससे आपको एक ग्रेटर मार्क्स मिलने की संभावनाएं जो है दूसरों के कंपैरिजन में हो जाएगी एक्स्ट्रा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सिटीजनशिप क्या है? डायरेक्टली इसके अंदर बात करने से पहले थोड़ा सा समझो। अगर जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल की, इससे पहले हम लोगों ने शायद आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स क्या होता है, या ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स हर किसी के पास होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स जितने भी व्यक्ति है इस पूरी दुनिया में, उसके पास, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसीलिए ह्यूमन राइट्स को हम कैटेगराइज करते हैं कि दे आर यूनिवर्सल। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल सिटीजनशिप ये कहता है कि देखो, सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, बार 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 इसी चीज़ को समझा कि सिटीजनशिप वाकई में किसी व्यक्ति के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अगर कोई सिटीजन नहीं है तो क्या लाइफ होती है उसकी? कोई डिग्निटी नहीं होती, कोई मिनिमम राइट्स नहीं होते उसके पास, कोई बेसिक नीड्स उसकी फुलफिल होती ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जाना कि हाँ, सिटीजनशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये हर किसी को मिलनी चाहिए। तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप भी यही कहता है कि सिटीजनशिप शुड बी यूनिवर्सल, इररिस्पेक्टिव कि कोई व्यक्ति कहाँ है, कैसे है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन बीइंग को हमें कोशिश यही करनी है कि उसको सिटीजनशिप मिले। और सिटीजनशिप यूनिवर्सली होनी चाहिए, जैसे ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है, क्योंकि हम ह्यूमन है इसलिए हमारे पास ह्यूमन बींग्स है, तो हमारे पास ह्यूमन राइट्स है। ठीक उसी तरीके से सिटीजनशिप भी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, और सिटीजनशिप एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप आखिरकार हम क्यों बात कर रहे हैं, कि क्यों हर व्यक्ति के पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति ज़रूर ऐसे होंगे, कुछ इंडिविजुअल्स ज़रूर ऐसे होंगे जिनके पास किसी भी स्टेट की सिटीजनशिप या नागरिकता नहीं है ना? तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऐसे व्यक्ति को हम रेफ्यूजीज़ कहते हैं या इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं। तो उनकी क्या कंडीशन है, उनको राइट्स या सिटीजनशिप क्यों नहीं मिल पा रही है, और क्या क्या समस्याएं हैं जो सिटीजनशिप में आती हैं, क्यों जो कंट्रीज़ है वो सिटीजनशिप देती नहीं है हर एक व्यक्ति को, हर रेफ्यूजी को या हर इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप कंट्रीज़ क्यों नहीं देती है, या दे नहीं पा रही है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँ आपको कि ज़रा सा सोचने की कोशिश करो कि जब भी हम एक शब्द लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्यूजी या इलीगल माइग्रेंट्स, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ लोग बोल रहे होंगे कि हमारे दिमाग में जब हम रेफ्यूजी सोचते हैं तो 1971 की इमेज आती है, जब बांग्लादेश में सिविल वॉर चल रही थी, और बांग्लादेश से जो काफ़ी सारे जो बांग्लादेशीज थे वो भारत में आ गए थे, भारत में शरण ले ली थी एज ए रेफ्यूजी। तो किसी के दिमाग में वो आ सकता है। किसी के दिमाग में रोहिंग्यास का एग्जाम्पल आ सकता है कि देखो, रोहिंग्यास को वहाँ की जो, जब वो म्यांमार में रह रहे थे तो वहाँ पर उनके साथ वायलेंस किया गया, उनको वहाँ से मार करके भगा दिया गया, फिर जा करके वो बांग्लादेश में रहने लगे। और आज के टाइम में रोहिंग्यास का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैंप बांग्लादेश में है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा रेफ्यूजी कैंप है रोहिंग्यास का।
तो किसी का कोई वो एग्जाम्पल दे सकता है, कोई पैलेस्टीनियंस के बारे में बात कर सकता है कि जैसे इजराइल और हमास के बीच में जो रीसेंट वॉर चल रही है, उसकी वजह से पैलेस्टीनियंस को अपनी जगह छोड़ करके गाज़ा पट्टी में जब वो रहते हैं तो वहाँ से छोड़ करके कहीं और जाना पड़ गया। अनेकों एग्जाम्पल्स, अनेकों चीज़ें हमारे सामने आ सकती है ना? तो हम उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। एक रेफ्यूजी होता है और दूसरा होता है इलीगल माइग्रेंट्स। दोनों में क्या अंतर है? रेफ्यूजी होता है कि भाई उसकी कंट्री में या तो वॉर हो गया या फमाइन आ गया या कोई भी कारण हो गया जिसकी वजह से उसको अपना देश छोड़ना पड़ गया, ठीक है? तो वो हो गया रेफ्यूजी। इलीगल माइग्रेंट्स क्या है कि माइग्रेंट्स जा रहे हैं, लेकिन माइग्रेंट्स किसी दूसरी कंट्री में एंटर करने की कोशिश करते हैं और अलग अलग रीजंस की वजह से एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? समटाइम्स दे मे बी रेफ्यूजीज़, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेफ्यूजीज़ ही माइग्रेंट्स के तौर पर इलीगल तरीके से एंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ लोग किसी प्रॉस्पेरस कंट्री में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से काफ़ी सारे लोग अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब वो वहाँ पर एक बार एंटर कर जाएंगे ना तो वहाँ पर जॉब मिलेगी उनको, वहाँ पर जो उनको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई अगर व्यक्ति अमेरिका में जाता है तो वो जो डॉलर मिलेगा ना, $1 भी अगर वो कमाएगा तो भारत के रुपीज़ के 90 रुपीज़ एक तरीके से वो कमा लेगा। तो अगर कोई एक व्यक्ति $100 भी कमाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रुपया कमा लेगा या काफ़ी ज़्यादा डॉलर कमा लेगा इन कंपैरिजन टू जो वो भारत में रह के कमाता होगा, और वो पैसा फिर अपने परिवार को भेजेगा रेमिटेंस के फॉर्म में। तो इसका भी एक वो भी एक वन ऑफ द रीज़न होता है। तो इसीलिए वो इलीगल माइग्रेट्स के तौर पर कोशिश करते हैं वहाँ पर जाने की। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि एशिया या अफ्रीका के जो लोग हैं वो स्मगलर्स को पैसा देते हैं, एक तरीके से स्मगलर्स को तो नहीं बट एजेंट्स को पैसा देते हैं कि भाई किसी भी तरीके से मुझे अमेरिका में एंट्री दे दो या किसी भी तरीके से मुझे फ्रांस में एंट्री दिलवा दो ताकि मैं वहाँ पर रह सकूँ और वहाँ पर काम कर सकूँ और वहाँ से पैसे अपनी फैमिली को भेज सकूँ। इवन दो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है क्योंकि इलीगली एंटर करना बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है। बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हो सकता है, मतलब जो वो इलीगल एंटर कर रहे हैं तो हो सकता है शूट डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी वो करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है डंकी फ़्लाइट। डंकी फ़्लाइट क्या है? डंकी फ़्लाइट होता है जब हम अमेरिका में या यूरोप में कुछ इंडियंस एक तरीके से वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है? ताकि वो अमेरिका में जा सके, वो यूरोप में जा सके और इलीगल तरीके से जा सके। तो डंकी नाम की आई थिंक मूवी भी है, शायद शाहरुख खान की, है ना? हाँ, तो डंकी मूवी अगर किसी ने देखी हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि उसमें क्या दिया हुआ है। बट मोटा मोटा, इवन दो मैंने मूवी नहीं देखी, बट मोटा आइडिया यही है कि कैसे जो इंडियंस हैं इलीगल तरीके से माइग्रेट करते हैं और कितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं ताकि वो इलीगली किसी भी तरीके से अमेरिका या यूरोप में जा सके। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो इसमें पर्टिकुलरली बताया हुआ है कि जो सूडान है, ठीक है, डार्फर रीजन ऑफ सूडान या पैलेस्टीनियंस या बर्मीज़ या बांग्लादेशीज़, ये सभी क्या है? ये सभी या तो वॉर की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं या फिर यहाँ पर फेमाइन आ गया है। ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास प्रॉपर क्लोथिंग है, ना ही उनके पास जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ, वो अपना देश या उस पर्टिकुलर जगह को छोड़ करके उनको कहीं और जाना पड़ा और उनको एक तरीके से रेफ्यूजीज़ बनना पड़ा, ठीक है? तो रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम को ही हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जो फुल मेंबरशिप ऑफ स्टेट होता है वो, हम यही सोचते हैं कि जब हम किसी भी स्टेट के बारे में बात करेंगे तो उसको फुल मेंबरशिप देनी चाहिए, ठीक है? अगर कोई उसकी कंट्री की टेरिटरी में रहता है, कोई भी कंट्री की टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति रहता हो तो उसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। एंड इवन कुछ स्टेट्स जैसे यूरोपियन स्टेट्स, काफ़ी सारी यूरोपियन स्टेट्स इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप होनी चाहिए और इंक्लूसिव सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है? सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक फ्रांस है या फिर जितने भी काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि सिटीजनशिप हर किसी को मिलनी चाहिए, ठीक है? सिटीजनशिप इंक्लूसिव भी होनी चाहिए। लेकिन सपोर्ट तो एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्राइटेरिया रख रहे हैं कि जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा वो ही सिटीजनशिप मिलेगी। तो अगर आप एक तरफ तो क्राइटेरिया रख रहे हो और वहीं दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि हर किसी को सिटीजनशिप मिले, इंक्लूसिव हो सिटीजनशिप, यूनिवर्सल हो सिटीजनशिप, तो दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। या तो क्राइटेरिया मत रखो या यूनिवर्सल सिटीजनशिप को सपोर्ट मत करो, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि स्टेट भी हर किसी को सिटीजनशिप नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि क्या समस्याएं हैं, क्यों हर कोई जो एक कंट्री में रहता है, रेफ्यूजी हो, इलीगल माइग्रेंट्स हो, तो हर किसी को कोई भी एक स्टेट सिटीजनशिप आखिरकार क्यों नहीं दे सकता, ठीक है? तो वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और क्यों जो बाहर से आए हुए व्यक्ति है, जो आउटसाइडर्स है, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती है, उस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर।
तो हमने देखा कि ठीक है, रेफ्यूजीज़ हैं, रेफ्यूजीज़ के सामने बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो चाहे उनको दीवार कूद के किसी और कंट्री में जाना हो, फॉर एग्जांपल मेक्सिको से काफ़ी सारे लोग मेक्सिको को क्रॉस करते हैं, दीवार को कूदते हैं और अमेरिका में एंटर करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी करते हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, चाहे ओशंस को क्रॉस करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि भाई वो किसी भी तरीके से एक ऐसी जगह में, एक ऐसी कंट्री में पहुँच सके जहाँ पर वो सेफ़ हो कम से कम। क्योंकि वो अपनी कंट्री में तो सेफ़ नहीं है ना, इसीलिए तो वो जा रहे हैं अपनी कंट्री को छोड़ करके। But if no state is willing to accept them, they cannot return the home. They become stateless people or refugees. कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, ठीक है। इसीलिए उनको स्टेटलेस पीपल बनना होता है, या स्टेटलेस पीपल के साथ साथ में वो रेफ्यूजीज़ भी इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि पहली बात, जहाँ पर वो रह रहे हैं वो उसको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी बात, वो अपने घर वापस नहीं जा सकते। घर में वॉर है, जो उनकी कंट्री है वहाँ पर वॉर चल रही है, वहाँ पर फेमाइन चल रहा है, ठीक है। अगर वो वापस जाएंगे तो मारे जाएंगे। इसी चीज़ की वजह से वो वहीं पर रह जाते हैं और रेफ्यूजीज़ के तौर पर कैंप्स में या इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पर वो रहते हैं। अब रहते तो हैं रेफ्यूजीज़ के तौर पर, लेकिन ना उनके पास लीगल वर्क होता है, ठीक है। दे कैन नॉट वर्क लीगली आप काम नहीं कर सकते, ना ही अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हो। क्यों? ना आपके पास सिटीजनशिप का जो बेसिक आइडेंटिटी कार्ड है आपको वही नहीं होगा। जब आईडी कार्ड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में अगर आज हमें कुछ भी सर्विसेज चाहिए, आधार कार्ड हम लोग लेकर जाते हैं हर जगह पर। कोई एग्ज़ाम देना है तो भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो जब कार्ड्स के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर इनके पास तो कार्ड्स भी नहीं है, तो कैसे कुछ बेसिक सर्विसेज वो ले लेंगे जो एक सिटीज़न को मिल रही है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉन सिटीजन्स एंड रेफ्यूजीज़। इन्हीं सारे लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन आगे आया। यूनाइटेड नेशन ने क्या करा? यूनाइटेड नेशन ने हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ को स्टैब्लिश करा। क्यों करा? ताकि ऐसे लोगों की, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या कोई 1 लाख 2 लाख नहीं है, करोड़ों में संख्या है। तो इतने करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई अपनी कंट्री से भाग रहा है, कोई इलीगली कहीं और एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो इतने सारे लोगों की इतनी सारी समस्याएं हैं, और वो तो बिल्कुल भी डिग्निटी ऑफ लाइफ उनके पास नहीं है। खाने के लिए नहीं है उनके पास, कपड़े नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, साफ़ पानी नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने क्या करा? यूनाइटेड नेशन ने अपनी बॉडी बनाई यूएनएचसीआर, और उसको ये जिम्मेदारी दी कि तुम क्या करोगे, तुम रेफ्यूजीज़ की प्रोटेक्शन के लिए काम करोगे। तुम लॉज बनाओगे रेफ्यूजीज़ के लिए कि रेफ्यूजीज़ को क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं किसी भी कंट्री में वो रह रहे हैं, तो कौन कौन से राइट्स उनको, बेसिक सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ में कैसे उनकी हेल्प करी जा सकती है, ठीक है। तो आपका एक रिसर्च वर्क है कि आप रोल ऑफ यूएनएचसीआर इन रेफ्यूजी क्राइसिस उस चीज़ को सर्च करोगे, ताकि आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो रेफ्यूजीज़ की भलाई के लिए, रेफ्यूजीज़ के बेसिक राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, ठीक है। ये आपके लिए रिसर्च वर्क होगा। अब तक आपने सुना होगा, होमवर्क सुना है, तो आप अब से, क्योंकि हम 11th स्टैंडर्ड में आ गए, तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नई नई एडिशनल जानकारी सीखनी पड़ेगी ताकि हमारा नॉलेज इन्हांसमेंट हो सके। क्योंकि हायर लेवल पर, चाहे हम यूपीएससी करना चाहते हो, चाहे हम जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे हम कुछ भी करना चाहते हो, हमारी नॉलेज इन्हांसमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम किसी भी फील्ड के मास्टर बन पाएंगे, है ना। मास्टर ही तो बनना है किसी भी फील्ड का, किसी भी फील्ड में हम जाए, हम चाहते हैं कि हम चमके उस फील्ड में जाकर, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से मेहनत शुरू करें, और वो होगी नॉलेज इन्हांसमेंट से। और वो कैसे होगा? रिसर्च वर्क करके होगा, ठीक है। तो ये आप करिए, और अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर देता है तो फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि आपने बेसिक जानकारी क्या प्राप्त करी, कुछ 1-2 पॉइंट्स, ताकि बाकी सभी लोग उसको पढ़ें और उनकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज एनहांसमेंट हो। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने चीज़ें समझ ली। याद करो, हमने क्वेश्चन उठाया था कि हर कोई कंट्री अपने देश में रहने वाले हर व्यक्ति को सिटीजनशिप आखिरकार क्यों नहीं देता है? वो भी तो ह्यूमंस है ना, तो उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। इतनी ख़राब कंडीशन में वो रहते हैं, ना उनके पास कपड़ा है ना कुछ है, तो क्यों नहीं देता आखिरकार? इसीलिए नहीं देता क्योंकि जो कंट्री है ना, जो पर्टिकुलर स्टेट है, जो नेशन स्टेट है, तो नेशन स्टेट के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। पहला है ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, और दूसरा है पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ह्यूमैनिटेरियन क्या है? ह्यूमैनिटेरियन ये है कि भाई अनमैनेजेबल नंबर्स हैं। मैंने बताया ना, ये लाखों की बात नहीं है, करोड़ों की बात है। तो क्या करोड़ों लोगों को सिटीजनशिप हम दे देंगे क्या? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के नाम पर अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ, हम ह्यूमंस हैं, हमें डिग्निटी ऑफ लाइफ चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑलरेडी हमारे यहाँ पर इतने सारे लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अपने लोगों की सुरक्षा करना, भारतीयों की सुरक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर ऑलरेडी हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, ऑलरेडी इतने सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी है, तो भी क्या ये जस्टिफाइड है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम और
2 करोड़ या 3 करोड़ को ले ले अपने पास, वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की, अपने लोगों के प्रति होती है। इसीलिए दूसरा बड़ा रीज़न क्या है? पॉलिटिकल प्रॉब्लम है भाई। पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, ठीक है, कुछ भी और समस्याएं हो सकती है। अगर हम कुछ लोगों को अपने यहाँ पर एक्स्ट्रा सिटीजनशिप दे देंगे, एक तरीके से उन लोगों को अगर हम सिटीज़न बना लेंगे, तो हमारे लोग हमारे लिए झगड़ा करने शुरू कर देंगे। मतलब हमारे लोग जो है, जो अभी वर्तमान में सिटीज़न है, वो गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि आप कैसे किसी और कंट्री के जो रेफ्यूजीज़ है उनको आप सिटीज़नशिप दे रहे हो। तो वो आएंगे सामने, फिर उस गवर्नमेंट के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो हम अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनको चुनेंगे ही नेक्स्ट, उनको चुनेंगे ही नहीं नेक्स्ट इलेक्शन में। ये भी हो सकता है ना। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो जाएगी, हो सकता है सिक्योरिटी रिस्क भी हो जाए। कुछ रेफ्यूजीज़ में आसपास की कुछ कंट्री के जो एनिमी कंट्री है उनके कुछ लोग आ जाए, वो फिर बॉम्ब ब्लास्ट कर दे या कुछ और ऐसे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, इसीलिए कोई भी कंट्री बहुत आसानी से किसी को भी सिटीजनशिप देने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग समस्याएं हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को समझा। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है। अगर कोई रेफ्यूजीज़ इंडिया में रहते हैं, और अगर रहते हैं तो इंडिया ने क्या उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया है, या हमने भी मतलब क्या हम लोग भी उनको, हर कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा है रेफ्यूजी के तौर पर, क्या हम भी उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उस चीज़ को फटाफट से समझते हैं। तो इंडिया अपने आप को कहता है कि, मतलब हम अपने आप को प्राइड महसूस करते हैं ये कहते हुए कि हमने जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं उनको शरण दी है, और ये इतिहास है, ठीक है। ये इतिहास में रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो भारत में आकर के रहता है, शरण लेता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दलाई लामा। दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को हमने 1958 में शरण दी, डिस्पाइट दैट कि चाइना ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि कैसे आप उनको शरण दे रहे हो, और उसकी वजह से चाइना और इंडिया में डिस्प्यूट्स भी रहे कुछ समय के लिए। लेकिन फिर भी इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने रेफ्यूजी को एक तरीके से रेफ्यूजी को हम लोगों ने प्रोटेक्शन दी, ठीक है। आज भी दलाई लामा इंडिया में ही रहते हैं। अब ऐसा तो ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। आज के टाइम में जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर रेफ्यूजीज़ रहते हैं। चाहे वो म्यांमार की बात कर लें हम लोग, म्यांमार से जो काफ़ी सारे लोग हैं वो आ रहे हैं। म्यांमार में अभी रिसेंटली स्ट्रगल चल रहा था, तो फिर मिज़ोरम में काफ़ी सारे लोग आकर के म्यांमार से मिज़ोरम में रहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में 1971 में क्या हुआ था? इंडिया में आकर के लोग सेटल हो गए थे, आसाम में, बंगाल में, ठीक है। श्रीलंका में जब तमिल्स के ऊपर अटैक करा तो तमिलियंस तमिलनाडु में आ गए थे, ठीक है। और आज भी काफ़ी सारे लोग, कोविड-19 के दौरान हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग तमिल्स जो है, श्रीलंकन तमिल्स, वो तमिलनाडु में आकर के रहने लगे थे, फिर वापस उनको भेजा गया उनकी कंट्री में। नेपाल से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ है, जो अफ़गानिस्तान की माइनॉरिटीज़ है, वो सब भारत में आकर के शरण लिए हुए हैं काफ़ी सारे लोग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेटलेस पीपल एज अ रेफ्यूजी रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने भी हर किसी को सिटीजनशिप नहीं दी है, दे भी नहीं सकते ना। इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो कैसे सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। ये समझने की हमें कोशिश करनी है। अब उसके बाद यहाँ पर, चलो ठीक है, सिटीजनशिप नहीं दी, लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रॉमिस है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का, विच इज़ दैट द राइट्स एंड द आइडेंटिटीज ऑफ सिटीजन वुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप ये कहती है कि जो राइट्स है, सिटीजनशिप के जो राइट्स है और जो एक सिटीजनशिप की आइडेंटिटी है, वो हर किसी को अवेलेबल होनी चाहिए कंटेम्परेरी वर्ल्ड में। ये है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का आइडिया। देखो, एक तो नेशनल सिटीजनशिप हो गई, क्या है? हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो वो हमारी नेशनल सिटीजनशिप है। और ये सेम टू सेम सिटीजनशिप जो है वो हर किसी को मिलनी चाहिए, ये डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप होनी चाहिए। ये आइडिया है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का। तो अगर आपके पास नेशनल सिटीजनशिप नहीं है, अगर आप किसी कंट्री में रेफ्यूजी हो, तो आपके पास तो कोई ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी है ही नहीं, है ना। तो क्या ऐसे लोगों की ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी हो सकती है? क्या अगर किसी के पास नेशनल सिटीजनशिप नहीं है तो क्या हम उनको ग्लोबल सिटीजनशिप दे सकते हैं? क्या हम उनको ग्लोबल सिटीजन बुला सकते हैं? ये क्वेश्चन ये उठता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप के आइडिया में, ठीक है।
नेक्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पर, उसमें बस प्रॉब्लम्स डिस्कस करी गई है कि आज के टाइम में जो वॉर है, जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, उसकी वजह से लगातार बाउंड्रीज चेंज हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जांपल ले लो, कितने सारे लोग यूक्रेन से निकल गए, वहाँ से रेफ्यूजी बन गए और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में एज ए रेफ्यूजी रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जिनका कोई देश नहीं होता, या देश से वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ करके भागते हैं क्योंकि उनके कंट्री में वॉर हो रहा है। उनको पता नहीं कब उनकी लाइफ चली जाए, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए वो दूसरे कंट्री में जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है, कैन सिटीजनशिप प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सच पीपल। जो रेफ्यूजीज़ है, क्या उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो सिटीजनशिप देने से ख़त्म हो जाएगी? क्या सिटीजनशिप एक सोल्यूशन हो सकता है? और सिटीजनशिप कौन सी? नेशनल सिटीजनशिप। किसी देश की नागरिकता मिलने से उनको सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी ख़त्म हो जाएगी क्या? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल, हम नागरिकता के बारे में ही तो बात कर रहे हैं कि सिटीजनशिप होनी चाहिए और सिटीजनशिप यूनिवर्सल होनी चाहिए, हर किसी को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, तभी उनके पास बेसिक राइट्स होंगे। लेकिन इस तरीके से भी सोचो, ये तो जनरल पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो सोचो ना, थोड़ा सा सोचने की और ज़्यादा अलग तरीके से कोशिश करो, एक अलग डायमेंशन पर जाओ, टेबल की दूसरी तरफ जा करके सोचने की कोशिश करो कि नेशनल सिटीजनशिप मिलना या क्या ये एक बहुत आसान तरीका है? नहीं, नेशनल सिटीजनशिप मिलना बहुत आसान तरीका नहीं है, बहुत लंबा तरीका है। बहुत लंबे टाइम तक आपको कंट्री में रहना पड़ेगा और वो भी बिना किसी बेसिक राइट्स के। ठीक है, जब तक आपको किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, आपको वहीं पर रहना है, कैंप्स में ही रहना है, बिना पानी के, बिना सुविधाओं के। तो पहली बात तो बड़ी बड़ी दिक्कत नेशनल सिटीजनशिप में ये है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, वो बहुत टाइम लगेगा, तब तक हमारी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल ही नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही प्रिकैरियस कंडीशंस में हमें रहना पड़ेगा। पहली समस्या तो ये है। दूसरी बड़ी बात, क्या हर किसी को सिटीजनशिप मिल जाएगी? तब भी हम ये नहीं कह सकते ना कि अगर एक कंट्री में कुछ लोग रह रहे हैं तो हर व्यक्ति को, हर रेफ्यूजी को सिटीजनशिप मिल जाएगी, नेशनल सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि हर कंट्री के सामने ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम भी है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और दूसरी बात पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है उसके सामने। तो हर किसी को तो वो सिटीजनशिप नहीं देगा, एक लिमिटेड कंट्री, लिमिटेड व्यक्तियों को ही सिटीजनशिप देगा। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप रेफ्यूजीज़ को अगर हम देते हैं तो भी कंप्लीटली सारी समस्याओं का निवारण हो जाए, ऐसा नहीं है। तो अगर नेशनल सिटीजनशिप सोल्यूशन नहीं है तो फिर क्या है? फिर यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ नॉट व्हाट काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी कैन दे बी प्रोवाइडेड टुडे। तो ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी क्या है? क्या हम उनको एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी नहीं दे सकते, रादर देन कि हम उन्हें नेशनल सिटीजनशिप ही दें? क्या हम उनको ग्लोबल सिटीजनशिप नहीं दे सकते? क्या हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप पूरे के पूरे सिटीजनशिप हो और पूरी ग्लोबल सोसाइटी के सिटीज़न हो? क्या हम ये नहीं कह सकते? तो इन सब क्वेश्चन को हम इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में डील करेंगे कि ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है आखिरकार। ठीक है, और कैसे ये रेफ्यूजी की जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकती है। ठीक है, उस चीज़ को हम समझेंगे। यहाँ पर साइड में लेट्स डू इट का एक बॉक्स दिया हुआ है, तो ये भी एक तरीके से रिसर्च वर्क है और ये रिसर्च वर्क आपको करना है। इवन दो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली है कि इंडिया में कौन कौन से स्टेटलेस पीपल हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक बार रिसर्च वर्क करो और अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा ब्रॉडर करो कि आखिरकार कौन कौन से लोग हैं, कैसे रेफ्यूजी वो रहते हैं, कहाँ कहाँ पर रहते हैं कंट्री में, कहाँ कहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स हैं, दिल्ली में कैंप है क्या रोहिंग्याज का या नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, रिसर्च करके आओ पक्का इस पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा ग्लोबल सिटीजनशिप। 3 लाइन्स है यहाँ पर, 3 पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करी गई है और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 2004 में साउथ एशिया में सुनामी आई थी। सुनामी के बाद बहुत सारी कंट्रीज़, मतलब उस सुनामी ने बहुत सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट करा। इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, इंडिया भी अफेक्ट हुआ, इंडोनेशिया भी अफेक्ट हुआ, श्रीलंका भी अफेक्ट हुआ और बहुत सारी कंट्रीज़ अफेक्ट हुई जो इस पर्टिकुलर रीजन में रहती है, साउथ एशिया में। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, तो बहुत सारे लोगों की जान हुई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, इकोनॉमिक लॉस और सोशल लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। तो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ने, बाकी पूरी दुनिया के जितने भी लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाई कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर आ गया ये तो, और काफ़ी नुकसान उसने लोगों को पहुँचा दिया। तो पहली एक ये चीज़ हमने समझी। दूसरा केस क्या दिया हुआ है? दूसरा केस दिया हुआ है कि आज के टाइम में जो टेररिस्ट है, वो कोई जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो ग्लोबल तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, वो किसी एक कंट्री में रह कर के काम नहीं करते। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अलकायदा का जब अटैक हुआ अमेरिका पर 26/11 में, या जिसका नाम 26/11 है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समझ में आया अमेरिका की कि हाँ टेररिज्म तो है। और जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ तो पूरी कंट्री, बाकी जो अदर कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज़ करा कि येस टेररिज्म इज़ अ प्रॉब्लम। अमेरिका ने भी रिकॉग्नाइज़ करा, बाकी सभी कंट्रीज़ ने भी रिकॉग्नाइज़ करा, और बाकी सभी कंट्रीज़ ने अपनी सिंपैथी दिखाई अमेरिका के प्रति कि यार ये तो अमेरिका में गलत हो गया, इतने सारे लोग मारे गए। ठीक है, हर किसी कंट्री ने इस तरीके से आवाज़ उठाई कि टेररिज्म को हमें ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम अपने जो आइडिया ऑफ नेशन है, जो राष्ट्र की जो भावनाएं हैं, उससे ऊपर उठकर मानवता के बारे में बात कर रहे हैं कि यार मानवता का नुकसान हुआ है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक ग्लोबल सिटीज़न के तौर पर हम अपने आप को दिखा रहे हैं कि देखो अगर किसी कंट्री में गलत हो रहा है तो बाकी सभी कंट्रीज़ के लोग उठ कर के बात कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन बाकी सभी स्टेट्स के साथ काम करता है ताकि बर्ड फ्लू का स्प्रेड ना हो सके, क्योंकि बर्ड फ्लू का अगर स्प्रेड होगा तो सभी कंट्रीज़ के लिए दिक्कतें होंगी। किसी एक कंट्री में तो अफेक्ट नहीं करेगा, वो सभी कंट्रीज़ में अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ में अगर ह्यूमन वायरल पेंडेमिक हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 में WHO और बाकी सभी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे, क्योंकि अगर इंडिया अपने आप को कहता कि हम ही कंट्रोल कर लेंगे कोविड-19, हो सकता था क्या ऐसा? नहीं। अमेरिका कहता कि हम कंट्रोल कर लेंगे केवल और केवल, नहीं, आपके केवल एक कंट्री से नहीं होगा, सब कंट्रीज़ को साथ में मिल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कंट्री से रिलेटेड नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल से क्या समझा, ये हम लोगों ने समझा है कि आज के टाइम में नेशंस तो है, कोई डाउट नहीं है कि हर कोई एक अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम सभी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट होती है तो वो बाकी सभी कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों को भी अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट बने तो बाकी सभी कंट्रीज़ पर भी अफेक्ट पड़ा। बाकी सभी कंट्रीज़ ने भी फिर कोशिश करी कि अच्छा ये जो चेंजेस आएंगे अमेरिका में, अब पॉलिसीज़ में जो चेंजेस आएंगे, माइग्रेशन पॉलिसीज़ में जो चेंजेस आएंगे, जो अमेरिका बोल रहा है कि अब टैरिफ लगेंगे, तो फिर बाकी सभी कंट्रीज़ भी अब नेगोशिएट करने के लिए चली है कि भाई अमेरिका से तो नेगोशिएट करना पड़ेगा, वरना हमारे एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है कम हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जब किसी भी कंट्री पर टेररिस्ट अटैक होता है तो फिर बाकी सभी कंट्रीज़ उसके साथ आती है कि हम सब आपके साथ हैं और सब मिल करके लड़ेंगे। ठीक है, कोविड-19 में क्या हुआ, हम सब ने मिलकर के काम करा, केवल गवर्नमेंट ने नहीं बट लोगों ने एक साथ मिलकर के काम करा। तो क्या शो करता है कि जब हम ग्लोब की बात करेंगे, जब हम पूरी की पूरी दुनिया की बात करेंगे ना, तो हमें एक साथ मिल करके आना पड़ेगा और एक साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज के टाइम में इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। कोई एक घटना अगर कहीं पर हो गई है तो वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी, और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका इसकी वजह से भी है क्योंकि आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन मीन्स है, सोशल मीडिया, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल हो गया है, और इसी की वजह से हम पूरी की पूरी सोसाइटी जो है एक कम्युनिटी हो गई है कि पूरी की पूरी सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप अमेरिका में रहते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं, अगर किसी भी ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हर कोई आवाज़ उठाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को आज के टाइम में ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट मानते हैं कि हम ग्लोबल सोसाइटी के मेंबर हैं, हम ग्लोबल सोसाइटी के सिटीज़न हैं। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये जो जितनी भी सिंपैथी है या फिर जो शेयर्ड कंसर्न है वो क्यों आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने नेशन से उठ करके हम अपने आप को एज ए ह्यूमन सोचते हैं और अपने आप को एक ग्लोबल कम्युनिटी का मेंबर मानते हैं। सो वी ऑल आर इक्वल मेंबर ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी, वी ऑल irrespective of our nationality, we all are citizens of the globe। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर, ग्लोबल लिखा हुआ है, एल हटा दीजिए तो ग्लोब यहाँ पर आना चाहिए, GLOBE। इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन हो सकता है ग्लोबल सिटीजनशिप का। ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि वी ऑल आर इक्वल मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, हम पूरी ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल सोसाइटी के हर कोई मेंबर इक्वल मेंबर है। ठीक है, हम केवल नेशनल सिटीजनशिप के अधिकारी नहीं हैं, हम ग्लोबल सिटीजनशिप के भी अधिकारी है क्योंकि हम ग्लोबल मेंबर भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी या ग्लोबल सिटीजनशिप को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि इवन दो अभी ग्लोबल कम्युनिटी का जो आइडिया है वो आया तो नहीं है कंप्लीट तरीके से,
और ना ही ग्लोबल सोसाइटी का आइडिया कंप्लीट तरीके से समाज में आया है। ठीक है, आया क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं आया है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक ग्लोबल गवर्नमेंट हो। यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक ग्लोबल गवर्नमेंट है जहाँ पर अलग अलग राज्य के, हर राज्य के जो है रिप्रेजेंटेटिव और अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं या पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जैसा देश में गवर्नमेंट होती है वैसे पूरी दुनिया में तो गवर्नमेंट नहीं आई है फॉर्मल तरीके से, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिंपैथीज तो आ गई है, हमारे अंदर अवेयरनेस तो आ गई है कि हम नेशनल सिटीजनशिप के साथ साथ में हम इस पूरी की पूरी दुनिया के भी एक मेंबर है और हम सभी ह्यूमंस हैं। तो वो आइडिया को हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। ऐसा सपोर्टर्स कहते हैं जो ग्लोबल सिटीजनशिप को सपोर्ट करते हैं। ये ठीक वैसा ही आइडिया है जैसे हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, पूरी वसुधा जो है वो कुटुंब है, एक परिवार है। ठीक उसी तरीके से पूरी की पूरी जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो एक परिवार है। ठीक है, और हमें अपने आप को केवल राष्ट्रीय आइडेंटिटी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमें उससे ऊपर उठ करके अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पर देखना चाहिए। ये है पूरा का पूरा क्रक्स ग्लोबल सिटीजनशिप का। अब उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है नेशनल सिटीजनशिप का, वो क्या कहता है कि नेशनल सिटीजनशिप ये कहता है कि हमारे अधिकार की प्रोटेक्शन हमारी गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, भारत में रहने वाले गरीब की जो सुरक्षा है उसके अधिकारों की प्रोटेक्शन भारतीय सरकार करेगी। लेकिन ऐसी भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना जो एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? इनको हम कहते हैं ग्लोबल क्राइसिस। जैसे क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारत में गोवा में रहने वाले एक फार्मर, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो अमेरिका में काम करने वाले जो कोई फार्मर है जो अमेरिकन कोस्ट पर काम करता है तो वहाँ पर भी एक तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, फ़िशिंग कम्युनिटीज़ चाहे इंडिया की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे रशिया की हो, हर फिशिंग कम्युनिटी की जो फिशिंग प्रोडक्टिविटी है उस पर अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो समस्या है भाई भारत की तो नहीं है, या केवल अमेरिका की नहीं है, या रशिया की नहीं है, या इंडोनेशिया की नहीं है, ये तो हर पूरी की पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हो गई है। दूसरा, टेररिज्म। हर कंट्री एक तरीके से अपने आप को मानती है कि हाँ भाई टेररिज्म अगर उसके यहाँ पर हो गया है तो हमें भी अपने अपने आप को एक साथ लेकर के आना पड़ेगा और हमें भी टेररिज्म के खिलाफ काम करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। डिज़ास्टर्स, कभी सुनामी आ जाती है, जापान में देखो कभी भी अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है। ठीक है, तो केवल ऐसी बात नहीं कि जापान में ही आएगा, कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जैसे 2004 में जो सुनामी आई वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट कर गई। ठीक है, तो ऐसी जब हम ग्लोबल क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, कोविड-19 जैसी महामारियों के बारे में बात करेंगे, तो वो केवल किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं करी जा सकती। अगर किसी व्यक्ति के राइट्स हैं तो कोविड-19 से बचाने के लिए केवल एक गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। उसकी लाइफ को बचाने के लिए पूरी दुनिया को काम करना पड़ेगा, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। तब जा कर के हर व्यक्ति की जो लाइफ है बचेगी, तब जा कर के हर व्यक्ति का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो बचेगा, क्योंकि वरना तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर हमें ग्लोबल क्राइसिस को सॉल्व करना है, बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और पीपल, कोई भी कंट्री की हो, कोई भी लोग किसी भी सोसाइटी या किसी भी नेशन से आते हो, उन सबके बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्यों कोऑपरेशन करेंगे? तो कोशिश ये करेंगे कि जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन निकाल सके। और इसी के अंदर आता है कि अगर हम समस्याओं का सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो हम माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम स्टेटलेस पीपल की जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मान लो, अगर कोई हम सारी की सारी गवर्नमेंट, जितनी भी कंट्रीज़ है, सारी गवर्नमेंट एक साथ आकर के डिस्कस करने ये लगे कि हम सिटीज़नशिप हर किसी को तो नहीं दे सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर सरकार ये इंश्योर करे कि हम बेसिक राइट्स भी देंगे उन लोगों को और प्रोटेक्शन भी देंगे। जितने भी लोग हमारी टेरिटरी में रहते हैं उनको बेसिक राइट्स और बेसिक प्रोटेक्शन देंगे, और हर कंट्री देगी, तो सोल्यूशन तो फिर भी हो सकता है ना इससे, है ना। कम से कम वो लोग डिग्निफाइड लाइफ तो जी सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, फूड प्राप्त कर सकते हैं, काम कर सकते हैं लीगल तरीके से। ये तो कम से कम एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम रिकॉग्नाइज़ करें कि हम केवल कंट्री नहीं है, हम केवल एक कंट्री के नागरिक नहीं है, हम ग्लोबल कम्युनिटी के मेंबर हैं, हम ग्लोबल सिटीज़न हैं। ठीक है, सो ग्लोबल सिटीजनशिप विल इनेबल पीपल टू रियलाइज देयर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स ग्लोबल सोसाइटी, कि मेरी ग्लोबल सोसाइटी भी है, मेरा राष्ट्र भी है, ठीक है, लेकिन मेरी ग्लोबल सोसाइटी भी है। ठीक है, मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। तो प्रमोशन ऑफ पीस
तो हमें क्या करना है, हमें सोसाइटी को बढ़ाना है, हमें सोसाइटी की रक्षा करनी है। कैसे? पीस को प्रमोट करना है, पूरी दुनिया में पीस को प्रमोट करना है, अपनी वेल्थ को शेयर करना है लोगों के साथ, और साथ ही साथ में इन्वायरमेंट को भी बचाना है, क्योंकि इन्वायरमेंट केवल मेरी नहीं है या केवल मेरी कंट्री की नहीं है, पूरी की पूरी सोसाइटी की है। ठीक है, और क्योंकि सोसाइटी का मैं भी हिस्सा हूँ, पूरी दुनिया का मैं भी हिस्सा हूँ, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सोसाइटी की जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करें। ये है ग्लोबल सिटीजनशिप का आइडिया। इट इज़ अबाउट रियलाइजेशन कि हमारी ड्यूटीज़ नेशनल तक नहीं है सीमित, हमारी ड्यूटीज़ ग्लोबल है। ठीक है, क्योंकि हम ग्लोबल सोसाइटी के मेंबर हैं। ठीक है, ये क्रक्स है, बार बार वही चीज़ आ रही है। सिटीजनशिप है, नेशनल सिटीजनशिप है, ग्लोबल सिटीजनशिप है। ग्लोबल सिटीजनशिप में हम अपने आप को केवल नेशनल आइडेंटिटीज़ तक सीमित ना रखते हुए अपने आप को नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर उठा करके अपने आप को एक ग्लोबल कम्युनिटी का मेंबर मानते हैं और उसके लिए भी काम करने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारी जो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम है या स्टेटलेस पीपल की प्रॉब्लम है, वो हम इससे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दिया हुआ है। और लास्ट वाले में क्या बोला हुआ है? लास्ट वाले में ये बोला हुआ है कि नेशनल सिटीजनशिप को ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, अगर हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो नेशनल सिटीजनशिप रहेगी। ग्लोबल सिटीजनशिप डज नॉट रिप्लेसेस द नेशनल सिटीजनशिप, इट इज़ जस्ट सप्लीमेंटिंग दैट। कि अपने आप को एक नेशन का सिटीज़न तो मानो, लेकिन अपने आप को एक ग्लोबल सिटीज़न भी मानो। ठीक वही बात जो अभी हमने बात करी है, पूरी की पूरी सेम टू सेम बात वही है कि हम लोग एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें जितने भी लोग हम एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो हमें एक साथ काम करना होगा और गवर्नमेंट्स को काम करना होगा। ठीक है, तब जा करके हम कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम हो, चाहे वो रेफ्यूजी की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा आइडिया है ग्लोबल सिटीजनशिप का। ठीक है, तो समझ में आया? इस तरीके से आज जो चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और बहुत मेहनत करवा दी आप लोगों ने, पर खैर कोई बात नहीं। आगे भी इसी तरीके की अगर आप मेहनत चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसी तरीके से हम आगे भी जितने भी बाकी सारे चैप्टर्स हैं उसको धीरे धीरे ऐसे ही कवर करेंगे। और अगर आपके कोई भी सजेशन है कि कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करना है, कैसे एक्सप्लेनेशन को इम्प्रूव करना है, प्लीज़ कमेंट अपॉन दैट। और बाकी तब तक ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरे लोगों को भी हंसाते रहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और सभी लोगों को थैंक यू। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।